तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से नीट में लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, फिक्स हैं। और इसके एग्जाम्पलर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एग्जाम्पलर। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Which of the following conclusion could not be derived from Rutherford alpha particle scattering experiment? इसमें से कौन सा ऐसा है जो डिराइव नहीं करता है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्ट्रक्चर क्या है? तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो आप लोग एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ से पढ़ें। तो इसमें से ये पता करना है कि कौन ऐसा है जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, सही है। रदरफोर्ड रहता है उसमें से, रदरफोर्ड एक उसमें से जो बीच में छोटा सा एटम रहता है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इधर जाते हैं, इधर से जाते हैं, लेकिन एक जाता है और रिटर्न आ जाता है। तो मैक्सिमम निकल जाते हैं, पर एक इक्का दुक्का बस हज़ारों लाखों में से इक्का दुक्का बस टकराते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, तो एम्प्टी रहता है। द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट, सही है, इतना मीटर होता है। वाइल द न्यूक्लियस इज इतना मीटर, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ फिक्स एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट। ये कहे थे हमारे वोर साहब जी। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, ये रदरफोर्ड नहीं कहे थे, ये कहे थे वोर साहब जी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन, सही है, रदरफोर्ड साहब जी यही कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट रिप्रेजेंट, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। तो आपको देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है जो कि रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो आराम से देखिए, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d8 और 4s2। तो ये करता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2 3d9 4s2। डैट इज़ 3d9 नहीं हो सकता सर जी, 3d9 नहीं हो सकता, 3d10 होता है। 3d10 होगा, 3d9 नहीं होगा, ग्राउंड स्टेट में नहीं होगा 3d9। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट ऑफ 1s 2s ऑर्बिटल आर गिवन बिलो। एक 1s है, ये 2s है। अब क्या इसमें पता करना, द डेंसिटी ऑफ डॉस ऑफ रीजन रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द रीजन। ठीक है, अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ एबव डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। देखो अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब इन एक 1s है, एक 2s है, इसके हिसाब से देखना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द रीजन, मतलब कहाँ पे ज़्यादा रीजन है जहाँ पे मतलब डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा फाइंड कर सकते हैं। तो पहला पढ़ते हैं, 1s एंड 2s ऑर्बिटल आर स्पेरिकल इन शेप, सही है, स्पेरिकल इन शेप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, ओके, बिल्कुल करेक्ट है। फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम द नियर, बिल्कुल करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, सही है, ये भी सही है, सब इक्वल होते हैं। लेकिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2s ऑर्बिटल डिक्रीज यूनिफॉर्मली
एट द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियर इंक्रीज। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूक्लियर से मतलब पास में होता है, इंक्रीज नहीं होता है, तो ये वाला चीज़ गलत है, जो कि हमारा आंसर सही है, इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज बिगिन इंक्रीज अगेन होगा। 2s ऑर्बिटल यहाँ पे इंक्रीज होगा, इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है और फिर से इंक्रीज होता है। पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा फिर जाके इंक्रीज होता है, तो ये चीज़ है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रे। आपको इसके लिए कैथोड रे पढ़ना पड़ेगा। कैथोड रे नॉर्मल होता है। कैथोड रे कॉन्सिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल कॉल इलेक्ट्रॉन होता है। डिस्कवर किए थे हमारा विलियम क्रुक, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कैथोड रे की डू नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। तो आइए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। नॉट करेक्ट, दे स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड। बिल्कुल करेक्ट है, कैथोड रे के लिए बिल्कुल करेक्ट है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल करेक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इन द कैथोड रे ट्यूब। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ओहो, मामला यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैथोड रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ये गलत है, जबकि ये होता है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द, मतलब ये डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि कैथोड रे कंसिस्ट निगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये कहाँ से कर लेगा, गलत है। अब आते हैं 5वां, ऑप्शन नंबर ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज, इसमें भी इनकरेक्ट। देखिए नीट के एग्ज़ाम में मैक्सिमम आपको ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं, क्योंकि उसमें इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू ऐसे करके आपको घुमाया रहता है और बच्चे देखते नहीं हैं और नेगेटिव करके चले आते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ इनकरेक्ट, इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। बताइए क्या है, सही है गलत है? ये तो सब लोग जानता है, सही है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यही कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे क्या पढ़ना है, इट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी, इट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ, सब सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल properties of atom could be explained correctly by the Thomas model of atom। थॉमस मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमस मॉडल ऑफ एटम के लिए कौन सा प्रॉपर्टीज है जो एटम को एक्सप्लेन करता है करेक्टली? तो अकॉर्डिंग टू द थॉमस मॉडल ऑफ एटम, द मास ऑफ एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। मतलब कि थॉमस मॉडल का जैसे कि वो पंपकिन होता है ना, उसमें से सारा डिस्ट्रीब्यूटली यूनिफॉर्मली होता है, सारा यूनिफॉर्म है। जैसे कि बीज होते हैं ना, पंपकिन के बीज होते हैं, वैसे सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी मॉडल को हम लोग कह देते हैं थॉमसन मॉडल। तो इसका ओवर न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम सही है। 2 एटम आर सेड टू बी आइसोबार। आइसोबार किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया है। आइसोबार, आइसोटोन आपको ध्यान रखना है। हम लोग यहाँ पे आराम से चलेंगे, पर आपको अच्छे से पढ़ लेना। आइसोबार आइसो क्या है, इसका हम लोग बता दे रहे हैं कि सम द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन आर डिफरेंट, इसको कहते हैं आइसोबार। द नंबर ऑफ रेडियल नोड ऑफ फॉर 3p ऑर्बिटल इज। 3p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड, तो रेडियल नोड के लिए बहुत अच्छे से फार्मूला है एक, नंबर ऑफ
number of radial node number of radial node is equal to n minus 1 minus 1. n is equal to 1 minus n minus 1 minus 1. अब इसको फॉर 3p के लिए निकालना है, तो n इज इक्वल टू 3 है, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया. n इज इक्वल टू 3 है ना, तो ये वाला n माइनस 1 ये फॉर्मूला है. n माइनस 1 डैट्स फॉर्मूला है, इसको याद रखना है. 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. द नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू 1. वेरी सिंपल्स. 8 हो गया. अब देखिए फिर से यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है. द नंबर ऑफ एंगुलर नोड फॉर, यहाँ पे एंगुलर नोड पूछा था, यहाँ पे रेडियल नोड पूछा था, यहाँ पे एंगुलर नोड पूछा है. तो एंगुलर नोड के लिए ही 4D पूछा है, तो एंगुलर नोड L होता है, L इज इक्वल टू 2. द नंबर ऑफ एंगुलर 4 इज 2. सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफिनिट पार्ट ऑफ और ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. कौन ऐसा रूल है जो कि एग्जिस्टेंस करता है डेफिनेट पार्ट और ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम लोग पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, और उसकी एक्यूरेसी को मतलब क्या रूल करता है, एग्जिस्टेंस क्या करता है, उसके फिक्स पाथ को हम लोग साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं. और जब हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो एग्जिस्टेंस का डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरी और इलेक्ट्रॉन के क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पता लग सकता है. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11. द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ थर्ड सेल्स विल बी. तो फिर से द नंबर ऑफ सेल्स निकालना है, तो इसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल सिंपल है. द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन थर्ड सेल n इज इक्वल टू 3 है ना. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल थर्ड सेल n इज इक्वल टू 3 हो गया. तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड अपॉन. तो पहले इसका फॉर्मूला लिखे. व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, रूट L प्लस 1h/2π ये होता है. तो डिपेंड किस पे करेगा, L पे करेगा. L हट जाएगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो डिपेंड L पे करेगा. अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन आने लगे हैं. क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटॉपिक फॉर्म, Cl17 और Cl35, but its atomic mass is 13.5. This indicates the ratio Cl37 is approximately. तो इसको हम लोग आराम से प्यार से निकालेंगे. थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं. तो सबको पता है Cl को हम लोग 37 और 17 का कह देते हैं. इस टू रेशियो निकालेंगे Cl35 और 17 यही है. तो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं हम लोग. बट द एटम इंडिकेट द रेशियो एटॉमिक मास इज़ टू एटॉमिक मास. इसका एटॉमिक मास का रेशियो निकालते हैं. एवरेज एटॉमिक मास 37 इंटू 1 प्लस 35 इंटू 3. 1:3 के
सॉरी, एक सेकेंड, गलती हो गया। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन पे थे? क्वेश्चन नंबर 13 पे थे। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग सॉल्व कर रहे थे CL 37 और 17 इज टू 35 CL इंटू 17 1:3 के रेशियो में है। दिस इंडिकेट द रेशियो ऑफ 1:3। तो इसको एवरेज एटॉमिक मास, ये सबको रख के देखेंगे हम लोग, ठीक है। सबको एक एक करके रख के देखेंगे कौन कौन सा आ रहा है। तो हम डायरेक्ट इसको रख के देखते हैं 1:3। आपको सबको रख के सॉल्व करना है। तो 37 × 1 प्लस 35 × 3 1 + 3 इज इक्वल टू 142 × 4 आ जाएगा हम लोग का 35। तो या देखिए, अगर इतना स्पेस नहीं है, पर अगर आप रख के देखेंगे तो मतलब 35 नहीं आएगा, रेशियो नहीं आएगा। लेकिन आप 1:3 रेशियो रखेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द पेयर ऑफ आयन हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज। सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए ज़्यादा कुछ देखना नहीं होता है। क्रोमियम 3+, क्रोमियम कितना होता है? 34। क्रोमियम का 24 एटॉमिक मास होता है। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो आर्गन का 18 होता है और 3d3, आर्गन का 18 होता है, 3d3 4s2 ये होगा। ऐसे ही हम लोग 5 23 ये 3+ है ना, 3+ है तो 3d4 होगा यहाँ पे, 3d4 होगा और 4s2 होगा। तो 3+ है तो 3 इसमें जाएगा तो 3d3 और 4s2, तो केवल 3d3 बचेगा। 4s2 भी चला जाएगा क्योंकि 3+ है ना क्रोमियम के। ऐसे ही Fe 3+ है, इसका होता है 26, तो 26 में तो 3 चला जाएगा तो 4s2 का 2 चला गया और 3d जो 6 है उसका 1 चला गया, 3d5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग देखना है कितना मतलब दोनों एक्यूरेट पेयर कौन सा बैठ जा रहा है। जो बैठ गया वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वही हम लोग देखते हैं, जो बैठ गया वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी का Fe 3+, तो 3d5 आ गया। अब देखिए मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम में कितना होता है? मैग्नीशियम का 3d5 होता है, और 4s2 होता है। 4s2 निकल गया, 3d5 इसका भी आ गया, 3d5 इसका भी आ गया, Fe का आराम से आंसर आ गया। ऐसे ही आप लोग इसका भी चेक कर लीजिएगा निकाल के। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट पूछा है यहाँ पे, करेक्ट पूछा है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं बारी बारी से। तो जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको कहते हैं। जेड इफेक्टिव फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज द सेम एज जेड इफेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 2p ऑर्बिटल। नहीं, जेड इफेक्टिव ऑफ 2s ऑर्बिटल ज़्यादा होता है जेड इफेक्टिव ऑफ 2p ऑर्बिटल का। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट, ठीक। यहाँ पे सेम नहीं होगा, 2s का ज़्यादा होता है और 2p का कम होता है, ठीक। और देखिए एन इलेक्ट्रॉन इन द 2s ऑर्बिटल है द सेम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द 2p ऑर्बिटल।
सेम एनर्जी भी नहीं होता है भाई। एनर्जी के लिए एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल। इसको ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अब ऑप्शन नंबर 3 भी पढ़ लेते हैं। Z इफेक्टिव फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल इज द Z इफेक्टिव ऑफ ऑर्बिटल इन 2s ऑर्बिटल। सेम यहाँ पे बोला है, पर यहाँ पे भी सेम नहीं होता है। Z इफेक्टिव ऑफ 1s ऑर्बिटल इज नॉट इक्वल टू Z इफेक्टिव ऑफ 2s ऑर्बिटल, हैंस इट इज नॉट करेक्ट। इज नॉट इक्वल टू आ गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। द टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल हैव द स्पिन क्वांटम नंबर ms बट द ऑपोजिट साइन। एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसका अगर स्पिन क्वांटम नंबर 2s का देखेंगे तो m इज इक्वल टू प्लस 1/2 होता है एंड माइनस 1/2 होता है, तो ये एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इफ द ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए कौन सा सेम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अगर सेम स्पीड से जाता है तो। गाइज आप लोग बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब कुछ याद आया? अल्फ़ा पार्टिकल के लिए सेम होता है, क्योंकि अगर फॉर सेम वैल्यू के लिए वी mv भी मतलब स्पीड रहेगा तो लार्जर वैल्यू ऑफ मास होगा, शॉर्टर इज द वेवलेंथ होगा, देन अल्फ़ा पार्टिकल हैव द लार्जेस्ट मास होगा। सिंस अल्फ़ा पार्टिकल हैव द लार्जेस्ट मास दे हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है? एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं टाइप 2 में क्या होता है। 2 और मोर ऑप्शंस में भी करेक्ट, नहीं, हमेशा यही होता है, 2 ऑप्शन ही करेक्ट होता है। तो देखते हैं कि नॉट ऑफ आइसोटॉप्स, कौन ऐसा है जो आइसोटॉप्स नहीं होता है? आइसोटॉप्स होता क्या है? आइसोटॉप्स हम बताए हैं कि जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो। आइसोटॉप क्या होता है पहले ही जानो। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक। अब इसमें देख लेना है चेक करके कौन इसका सेम एटॉमिक नंबर है बस डिफरेंट मास नंबर है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए सेम एटॉमिक नंबर है बट नीचे देख लीजिए डिफरेंट मास नंबर है। अब ये भी नहीं पता है, देखो ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे सारे वीडियो डलने वाले हैं। 1 to 12th के भी डलने वाले हैं, 11th के भी डलने वाले हैं, सारे एग्जाम्पलर के ऑल टू ऑल NCERT बेस्ड सारे क्वेश्चन डलने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा बहुत, और आपके लिए और भी सारे अच्छे फिजिक्स की भी वीडियो डालेंगे और बायो की वीडियो डालेंगे, सारा कुछ। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीजेनरेटेड फॉर्म। अब बताइए इतना बढ़िया क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा डीजेनरेटेड फॉर्म में। पहले तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, सबसे बढ़िया क्वेश्चंस दिया हुआ। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। जेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। डीजेनरेट का ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, पहले हम बता दे रहे हैं। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल मीन्स the orbital of the same subcells of the same main cells
देयर एन एंड एल वैल्यू आर द सेम। मतलब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में क्या होगा कि मतलब उसका एन और एल वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। और अदर टू पेयर हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन एंड एल हैव कैन नॉट बी हैविंग द सेम एनर्जी। पहला एन और एल का सेम वैल्यू रहेगा और दो पेयर जो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन और एल के होंगे वो सेम एनर्जी फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए इसका n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 2 है, ठीक। इसका भी n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 2 है, लेकिन इसका डिफरेंट है, ठीक है। तो a इज़, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंट है तो ये नहीं होगा, इसका डिफरेंट है तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब देख लीजिए डी का सेम होगा, इसका देखिए ये एन और एल वैल्यू सेम है तो इसका डीजेनरेटेड वैल्यू होगा। यही होता है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, एन और एल वैल्यू दोनों का सेम होगा, बाकी एम स्पिन जो क्वांटम नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एंड डी आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर करेक्ट। कौन ऐसा क्वांटम नंबर सेट है जो कि करेक्ट है। ये तो भाई बहुत सिंपल है, ANLM1। तो देखिए आपको सीधा सीधा एक ट्रिक बताते हैं। इफ़ n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू L इज नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक। इफ n इज इक्वल टू 1, L इज नॉट इक्वल टू 1, हैंस फिर से आंसर ई इज रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। अगर n इज इक्वल टू 2 होगा और L इज इक्वल टू 0 या 1 होता, 0 और 1 होता, फिर L इज इक्वल टू 1 होता, फिर ये करेक्ट होता। इसके लिए L इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए अगर ये 2 होता तो, इसलिए इनकरेक्ट होगा। ये करेक्ट होगा, सेकंड वाला करेक्ट होगा। और L इज इक्वल टू 3 होगा, n इज इक्वल टू 3 होगा। अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो ये n होगा ही नहीं, पहला केस ये होता है। दूसरा केस क्या होगा, इफ़ n इज इक्वल टू 2 होगा, n इज इक्वल टू 2 होगा तो L इज इक्वल टू या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि n 2 है तो 0 या 1 होगा, तो 1 है यहाँ पे। अगर n इज इक्वल टू 3 है, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो L इज इक्वल टू 0, 1, 2 होगा, तो ये भी 2 है, कुछ ना कुछ तो है ना, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर L इज इक्वल टू 3 होगा, L इज इक्वल टू 3 होगा तो L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 होगा। ये 4 हुआ है, देखो यहाँ पे 4 हुआ है, यहाँ पे 1 हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए कुछ करना ही नहीं होता है। सबसे बढ़िया आप देखिए इसकी एटॉमिक मास, और कुछ मत देखिए, एटॉमिक नंबर देखिए। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। एटॉमिक नंबर देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर आप बताओ कितना होता है। 11 होता है ना। 11 में एक प्लस करिए, प्लस मतलब इसमें से घटाना है, प्लस मतलब एक घटाना है तो मतलब 10 हो गया। मैग्नीशियम में सोचिए, मैग्नीशियम में क्या होगा, पहला का सॉल्व कर रहा हूँ। मैग्नीशियम में कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है ना, तो इसमें से 2 घटाना है। देखिए 10 आ गया, 10 इसका भी आ गया, 10 इसका भी आ गया, मतलब पहला करेक्ट है, पहला मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा का एल्यूमिनियम का क्या होता है, दूसरा का एल्यूमिनियम का 13 होता है, 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10, इसका भी 10 आ गया। अब ओ माइनस का सॉल्व करते हैं। ओ का कितना होता है, 8, माइनस मतलब प्लस हो गया, 8 + 1 ये हो गया 9। देखिए कहाँ आया, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। अब Na+ क्या आ जाएगी, Na+ का फिर हम लोग अभी किए ही हैं, 10 आएगा। O2 माइनस का, अब देखिए O2 यहाँ पे माइनस आ गया, तो मतलब 8 + 2 आ गया तो 10 आ गया, तो 10 और 10 इसका भी, तो मतलब 1 और थर्ड दोनों होगा। अब देखिए N3 का भी सॉल्व कर लेते हैं। N3 कितना होगा, N का कितना होगा, 7 + 3 = 10। अब
क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 17+1 हो जाता है, ये इतनी ज़्यादा हो गया तो ये भी नहीं होगा। तो 1, 1, 1 and 3 आर करेक्ट आंसर। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द क्वांटम नंबर आर करेक्ट। कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो क्वांटम नंबर के लिए करेक्ट है। तो पढ़ते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एंगुलर क्वांटम नंबर डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि एंगुलर क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, और वो डिटरमाइन करता है कि 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो 21 बिल्कुल फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर डिटरमाइन द ओरिएंटेशन इन एनर्जी। यार ओरिएंटेशन कहाँ करता है, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं करता है। द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये नहीं करता है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन क्या करता है, ये क्या करता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल करता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्बिटल, नहीं, ये ओरिएंटेशन और एनर्जी को द मैग्नेटिक का ये ओरिएंटेशन और एनर्जी को डिपेंड, ये वाला ये करता है, ये वाला ये करता है। प्रिंसिपल ये करता है और मैग्नेटिक ये करता है, वाइस वर्सा था। स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू द चूजन एक्सिस, बिल्कुल करेक्ट है। तो 21 का ENDR करेक्ट आंसर। जी जी जी, आप सही सुन रहे हैं। और हम लोग यहीं पे अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, और थोड़ी सी बात की जाती है आपसे कि बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसे भी लगाइए, और जो नहीं समझ में आया बिल्कुल कमेंट में पूछिए, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। हम 24+7 तो नहीं कह सकते, हम भी बिजी रहते हैं थोड़ा सा, तो हम भी कमेंट देखते हैं, पर ज़रूर आपको हेल्प किया जाएगा और ये क्वेश्चंस ज़रूर देखा जाएगा। इतना जाने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर से